एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में मिले थे। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता ने किन सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। प्रश्न संख्या 3 है, वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसका क्या अर्थ है? उत्तर है वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसका अर्थ है अपने समय के ज्ञान को जानना। प्रश्न संख्या 4 है, आर्यों का प्रवेश कब माना जाता है? उत्तर है आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी सभ्यता युग के लगभग 1000 वर्ष बाद माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य किसने नष्ट कर दिया? उत्तर है भारत के भौतिकवादी साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुरातन पंथी स्वरूप में विश्वास करने वालों ने नष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 6 है, सिकंदर के आक्रमण से कौन से विलक्षण व्यक्ति सामने आए? उत्तर है सिकंदर के आक्रमण से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे 2 विलक्षण व्यक्ति सामने आए। प्रश्न संख्या 7 है, पाणिनि ने कब किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर है पाणिनि ने ईसा पूर्व 6ठी या 7वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्याकरण की रचना की। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार कहां कहां तक हुआ था? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो के अलावा दूर दूर स्थानों तक मिले हैं। इस सभ्यता का प्रसार पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले के अलावा यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। प्रश्न संख्या 2 है, आर्य कौन थे? वे भारत कब आए? उत्तर है आर्यों की पहचान तथा उनके मूल स्थान के बारे में कुछ निश्चित पता नहीं है। व्यवहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना गया है। आर्य भारत में सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आए होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, बुद्ध कथा से मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है बुद्ध कथा से मनुष्य को शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करते हुए जीवन में विकास और प्रगति के बड़े अवसरों को देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, अशोक कौन था? उसने कलिंग विजय करने का मन क्यों बनाया? उत्तर है अशोक वह महान शासक था जिसने 273 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का बागडोर संभाला। इस साम्राज्य में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के अधीन लाना चाहता था, इसलिए उसने कलिंग विजय का मन बना लिया था। प्रश्न संख्या 5 है, अशोक द्वारा किए गए कार्यों तथा विचारों की जानकारी हमें किस तरह मिलती है? उत्तर है अशोक के कार्यों तथा विचारों की जानकारी उनके फरमानों के माध्यम से मिलती है जो उसने जारी किए। ये फरमान पत्थर और धातु पर खोदे गए जो पूरे भारत में फैले हैं तथा आज भी सुरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 6 है, उपनिषदों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। उपनिषद वेदों के बाद की रचनाएं हैं। इनका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास बताया जाता है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और सत्य की खोज पर बल दिया गया है। उपनिषदों में आत्मबोध पर बल दिया गया है। इनमें जादू टोने एवं पूजा पाठ को व्यर्थ कहा गया है। इनमें सामंजस्य के मार्ग को अपनाया गया है ताकि समाज में व्याप्त मतभेदों को दूर किया जा सके। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में जाति व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम सामने आए? उत्तर है भारत में जाति व्यवस्था का आरंभ समाज को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, किंतु आगे चलकर जाति व्यवस्था ने गलत रूप धारण कर लिया। समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ गए। इससे समाज की एकता को भारी हानि पहुंची। समाज कई वर्गों में बंट गया जिससे समाज का सही विकास नहीं हो सका। प्रश्न संख्या 8 है, वेदों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर है वेदों की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है वेदों में आत्मा की अपेक्षा जीवन पर बल दिया गया है। वेदों में मूर्ति पूजा या किसी देव मंदिर की आराधना का वर्णन नहीं है। वेदों में प्राकृतिक के सौंदर्य और रहस्य का वर्णन उपलब्ध है। वेदों में काव्य संग्रह है। वेद मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का संग्रह है जो प्राचीन काल में किए गए थे। प्रश्न संख्या 9 है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया था और उसमें किन विषयों का वर्णन किया गया है। उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में उस समय की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था तथा भौतिकवादी दर्शन के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों का क्या महत्व है। उत्तर है रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वर्णन है। इसके अतिरिक्त प्राचीन युग में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर भी इन महाकाव्यों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आज के जीवन में ये दोनों महाकाव्य लोगों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 है प्राचीन काल के भारतीय कैसे थे। उत्तर है प्राचीन काल के भारतीय खुले दिल के, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय वाले थे। रहस्यों को खोजने का प्रयत्न करते रहते थे। वे मर्यादाओं और मूल्यों को महत्व देते थे। जीवन के सहज आनंद को प्राप्त करते थे। इस तरह से यह पाठ ही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।